स्वतंत्र दोष प्रकोप। एक का नाम है स्वतंत्र। अब देखिए, नाड़ी परीक्षण सिखाने के लिए आया हूं और मैं आपको चरक का ये इतना महत्वपूर्ण विषय स्वतंत्र दोष प्रकोप पढ़ा रहा हूं मेरे भाइयों, इसीलिए क्योंकि यह जब हम दोष परीक्षण करते, रोग परीक्षण करते हैं, तो परीक्षण करते वक्त हमें आयुर्वेद के इस सिद्धांत को इग्नोर कैसे हम कर सकते। आखिर हम रोग परीक्षण कर ही इसीलिए रहे क्योंकि हमने चिकित्सा देना है। तो अब इन दोनों के आपने भेद को ध्यान से समझना है। क्या है स्वतंत्र दोष प्रकोप और क्या है परतंत्र दोष प्रकोप। ये सबसे ज्यादा दिमाग को घुमाने वाला सब्जेक्ट है, बात है। ज्यादातर वैद्य इसी में मार खा जाते हैं और ज्यादातर जो रोगी है इसी तरह के व्याधि को लेकर के घूमते हैं, विशेष करके परतंत्र दोष प्रकोप। अभी हम आपको समझाएंगे। आप लिखिए स्वतंत्र दोष प्रकोप क्या है। स्वतंत्र दोष प्रकोप का मतलब जो कफ अपने गुण से, कफ के गुण हम कल पढ़ेंगे कि कफ का कौन कौन सा गुण है। तत्र गुरु शीत ऐसे गुण है, गुरु है, स्निग्ध है, मधुर स्थिर पिच्छला है। तो ऐसे गुण वाला कफ अपने गुणों से, अपने हेतुओं से बढ़ता है। हेतु मतलब बहुत ज्यादा दूध पिया आपने तो गुरु गुण हो गया, शीत गुण हो गया, स्निग्ध गुण हो गया। तो अधिक दूध पीना कफ का हेतु है। हेतु का मतलब है सोर्स। हाँ, सोर्स, वह साधन। सोर्स जिससे हमारे शरीर में दोष बढ़ता है। जैसे हमने दूध पिया, अब वो दूध भी अगर भैंस का हो तो ये तो और ज्यादा कफ को बढ़ाने वाला सोर्स हो गया। तो आपके पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा सर मुझे डायबिटीज है। और जब आपने उसके हेतुओं को, क्योंकि व्याधि जो रोग है बिन कारण कभी नहीं होता। जब हम कारण ढूंढने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हमें पूछना पड़ता है कि सर, पूछने का एक तरीका है, आज सुबह उठने से लेकर कल सुबह उठने तक के बीच का पूरा उसका लाइफस्टाइल, उसका आहार विहार को आपने नोट करना है। आपने एक ही ये सवाल पूछना है कि आपने मुझे कुछ ऐसे बात बताना है आपके जो लाइफस्टाइल में, जिसको आप अक्सर करते हो, जिसको आप रोज करते हो। जैसे अगर एक आदमी बोलता है सर मैं तो उठते ही 1 लीटर भैंस का दूध पी लेता हूं या पी लेती हूं और बाद में उसको डायबिटीज हो गया। अब मधुमेह जो डायबिटीज है वो कफ वाला रोग है। उसके बाद अगला बोलेगा सर भूख तो लगी नहीं मगर मैंने परोठा खा लिया, फिर मैंने ये किया, फिर मैं पानी में ज्यादातर रहता हूँ या रहती हूँ, मैं पानी बहुत ज्यादा पीता, मेरे को भूख तो नहीं लगता मगर क्या करूं कोई समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा जो मुंह है मीठा चीज खाने का पसंद करता है। गुड़ से बना हुआ, पानी में मिलने वाले मछली, बकरे का मांस, इनको मुझे ज्यादा पसंद है खाना। तो हेतु किसका मिला? कफ का। समझ में आया? देखो ये स्वतंत्र दोष प्रकोप की हम बात कर रहे। अब देखिए, जो दोष अपने हेतुओं से बढ़ता है, तो अपना हेतु क्या क्या है? जितने भी मधुर, गुरु, स्थिर, पिच्छिल गुण वाले जो भोजन है, ये कौन से कैसे वाले? जैसे दूध आप ले रहे हो बहुत ज्यादा, चावल, रोटी, ऐसी चीजें आप ज्यादा खाते हो,
शरीर में भारीपन है, दिन में आप सोते हो, ये सारे कफ को बढ़ाने वाले गुण है, कफ को बढ़ाने वाले कर्म है। तो अपने हेतुओं से, यानी इन कर्मों से, इन हेतुओं से, अपने हेतुओं से जो दोष बढ़ता है और उसके विपरीत चिकित्सा करने पर वो शांत हो जाता है, यह है स्वतंत्र दोष प्रकोप। फिर से बता रहा हूं, जो अपने हेतुओं से बढ़ता है और उसके विपरीत चिकित्सा करने पर शांत हो जाता है, वह है स्वतंत्र दोष प्रकोप। स्वतंत्र दोष प्रकोप एकदम मिश्री जैसा मीठा है, वैद्यों के लिए भी, रोगियों के लिए भी बहुत जल्द प्रशमन होने वाला, ठीक होने वाला रोग है। आपने देखा, आपने पूछा, आपको लगा हाँ ये कफ वाला काम है, कफ वाला भोजन है, कफ वाला एक्टिविटीज है, दिन भर सोता है, सोता ही रहता है, कफ 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 कफ। अब उसके विपरीत चिकित्सा कौन सा वाला दिया जाए? कल हमने क्या क्या बताए थे? मधुर, आम्ल, लवण, उसके विपरीत कौन सा रस दिया जाए? कटु, कटु तिक्त कषाय, कटु देना पड़ेगा। आप देखो कौन सा उसका जो आहार विहार था, उसमें मधुर वाला था, अम्ल वाला था, या लवण वाला था, वो पूछने से पता चल जाएगा। अगर अगला बोलता है सर शरीर से खूब पसीना आता है, शरीर से खूब बदबू आता है, इसका मतलब ये अम्ल रस वाला व्याधि है, कफ बड़ा है। अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि महाभूत है, तो अग्नि के द्रव गुण, अब ये खैर अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के अम्ल वाला। अगर शरीर में दुर्गंध तो थोड़ा कम आता है, लेकिन पसीना ज्यादा आता है, शरीर एकदम शिथिल हो रखा है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस सोते रहूं, उठ करके एसी का जो है कि रिमोट भी लेकर के, अरे बेटा लेके आ जा रहा है एसी का रिमोट, यार ये गेट को जरा बंद कर दे, इतना सुस्ती, इतना आलस्य, यानी कि शरीर में लवण रस बढ़ा हुआ है। क्या रस, क्या दवाई दिया जाए? विपरीत चिकित्सा किया जाना चाहिए। स्वतंत्र दोष में क्या दिया जाए? लवण रस बढ़ गया तो कश्य, हाँ, नहीं सर, कषाय, कश्य तो कश्य, कषाय, कषाय, मैं कश्य बोल रही थी। नीचे कषाय है, कषाय। चलो, ये हो गया स्वतंत्र दोष प्रकोप। वायु बढ़ा है, क्योंकि वायु बढ़ाने वाला खान पीन, आहार विहार कर रहा है, रात भर जग रहा है, चिंता करता है, वायु बढ़ने वाली आहार विहार है, उससे वायु बढ़ गया। क्या चिकित्सा दिया जाए? वायु के विपरीत कफ को बढ़ाने वाली चिकित्सा दिया जाए। अब उसमें भी देखा जाए कि इसका कटु रस से वायु बढ़ा है, तिक्त से बढ़ा है, या कषाय से बढ़ा है, उसके जस्ट विपरीत चिकित्सा दिया जाए। तो जो अपने हेतुओं से दोष बढ़ता है और विपरीत चिकित्सा करने पर जो ठीक होता है, वह स्वतंत्र दोष प्रकोप। ये जल्दी ठीक हो जाते हैं, ऐसे रोगी के लिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है परतंत्र दोष प्रकोप। कहाँ कहाँ आता है ये परतंत्र दोष प्रकोप? चरक संहिता में गुल्म व्याधि, मधुमेह। सर वायु बढ़ने पर, हाँ, वायु बढ़ने पे कौन से सिम्टम्स होंगे? वायु बढ़ने पर कौन से सिम्टम्स बताए थे? वायु अगर शरीर में बढ़ता है, तो वायु को ठीक करने वाला सबसे बढ़िया जो रस है वो है मधुर रस। लेकिन देखना है कि कटु, तिक्त, कषाय, इनमें से कौन सा रस का ज्यादा वो सेवन करता है। सर वायु बढ़े हुए को पसीना नहीं आता? वायु अगर बढ़ता है, पसीना जो आता है लवण रस में ज्यादा आता है, अम्ल रस में ज्यादा आता है। लेकिन सर कटु, तिक्त और कषाय किस कारण से बढ़ा है? ऐसे कैसे पहचानेंगे कि सर कषाय से बढ़ा है या तिक्त से बढ़ा है? देखो कटु रस, अभी ना उसको हम कल परसों हम फिर वो पूरा एक एक रसों के बारे में पूरा मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। वो मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, वो आपको मैं पढ़ा दूंगा। कटु रस का काम क्या है
और शरीर में कैसे पता चलेगा कटु रस बढ़ा हुआ है? वो मैं हाँ सर, पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये सर ये वात पित्त कफ अलग चीज है ना, और ये रस अलग चीज है। हाँ हाँ हाँ, रस अलग। अभी अभी ठीक है। अभी ना आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। तो कुल मिलाकर के जो अपने हेतुओं से बढ़ता है, जिसके विपरीत चिकित्सा करने पर ठीक होता है, वो स्वतंत्र दोष प्रकोप है। परतंत्र दोष प्रकोप क्या है? जो अपने हेतुओं से नहीं बढ़ता, जो अपने हेतुओं से नहीं बढ़ता और जिसके विपरीत चिकित्सा करने पर दोष समन नहीं होता, और कभी कभी तो उल्टा नेगेटिव फल मिलता है और ज्यादा व्याधि बढ़े। फिर से बता रहा हूं, जो अपने हेतुओं से नहीं बढ़ता। जैसे आपके पास एक रोगी आया, ज्यादातर जो मधुमेह जो रोग है, अब देखो परतंत्र दोष कैसे पहचाने। मधुमेह जो डायबिटीज है, वो कफ दोष के वजह से होने वाला रोग है। जब रोगी आपके पास आया और आपने कफ को बढ़ाने वाले हेतुओं को पूछा, अगला हर किसी को ना, नो, नेवर, ना, अरे नहीं सर, ऐसा बोलता रहा। इसका मतलब है इसका डायबिटीज स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र दोष प्रकोप नहीं है, परतंत्र दोष प्रकोप है। क्या है परतंत्र? मान लीजिए कोई आदमी, सर परतंत्र का मतलब जिसके कारण, जिस व्याधि के कारणों का पता ना चले। हाँ, जिसके कारण का पता ना चले, जिसके हेतु क्या है वो पता नहीं चल पा रहा है, सोर्स नहीं पता चल पा रहे। जिसके कारण क्या है वो नहीं पता चल पा रहा है अभी। या हम ये कह सकते हैं कि परतंत्र दोष प्रकोप का मतलब एक ऐसा व्याधि जो अपने हेतुओं से नहीं बढ़ा है। जैसे दूध ज्यादा पीने से डायबिटीज होता है, क्योंकि उससे कफ बढ़ता है, और डायबिटीज कफ का रोग है। रोगी डायबिटीज से मरीज है, मगर उसने कभी दूध पिया नहीं, उसने कभी चावल खाया नहीं, उसने कभी रोटी भी कम खाया है, वो दिन में कभी नहीं सोया, लेकिन फिर भी बोलता है मुझे डायबिटीज है। फिर आप कहोगे इधर खुजलाओगे, इधर खुजलाओगे, हे भगवान, डायबिटीज वाला तो कोई लक्षण इसमें दिख नहीं रहा है, कोई कारण इसमें, डायबिटीज का लक्षण तो है लेकिन कारण कुछ दिख नहीं रहा है, क्या चिकित्सा दिया जाए? क्योंकि डायग्नोस जो हम करते चिकित्सा के लिए करते, और जब तक आपको देखो, वही उत्तम चिकित्सक है जो रोगी के शरीर में जो रोग हुआ है, उस होने वाले रोग के कारण को जानता हो, और मैं जो इसको दवाई दे रहा हूं वो दवाई क्या काम करेगा अंदर, ये मालूम हो। समझ में आया? ये दो चीजें। पहली बात, जो व्याधि हुआ किस वजह से हुआ और अंदर हो क्या रहा है, और चिकित्सा चूंकि उसके विपरीत देना है, तो मैं जो दवाई इसको दे रहा हूं वो दवाई का क्वालिटी क्या है, गुण धर्म क्या है, शरीर के अंदर जाके वो क्या करेगा। आरोग्यवर्धिनी अगर आपने दे दिया फैटी लीवर में, तो फैटी लीवर में आरोग्यवर्धिनी अंदर जाके क्या करेगा, किस तरह से वो फैटी को, उस लीवर के फैटी को कम करेगा, किस तरह से करेगा, कम तो करेगा, सभी दवाइयां कम ही करता है, लेकिन किस तरह से करेगा। जब तक आपको ये दो चीजें मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक आप सफल चिकित्सक नहीं बनोगे। तब तक बस ये आंख बंद करके ऊपर पत्थर मारा और एक कौवा को लग गया। सर मैं एक क्वेश्चन ये कर रहा हूँ हाँ कि कारणों का तो हमको जैसे मान लीजिए पता चल गया, तो कारण होता है कि ज्यादा दूध पीने से, हाँ ज्यादा दूध पीने के कारण शुगर होता है जैसा आपने बताया, हाँ तो हम उससे बोल देंगे कि भाई आपको अब दूध नहीं पीना है। हाँ। दवाई तो हम उसको वही देंगे ना जो परतंत्र के बाद हम देते। नहीं नहीं अब नहीं उसमें हम नहीं नहीं नहीं, परतंत्र अभी हम आए नहीं है। आपने अगर कहा कि दूध ज्यादा पीने से, दिन में ज्यादा सोने से, अथवा
कफ को बढ़ाने वाले बहुत ज्यादा कर्म किया, अन्न आहार किया, कुछ ऐसा किया, उसके वजह से डायबिटीज बढ़ा है। देखो, जब व्याधि होता है तो कल हमने संचयम च प्रकोपम च प्रसरण स्थान संचयन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जी सर जी। वो व्यक्ति डायबिटीज के कंडीशन में आ रहा है, इसका मतलब व्यक्ति भेद अवस्था में आ रहा है, अंतिम अवस्था में आ रहा है। तो अंतिम अवस्था यानी भेद अवस्था में तो ये नामकरण हुआ डायबिटीज का, तो वो भेद अवस्था में, अंतिम अवस्था में आपके पास आया है, पहले अवस्था में नहीं आया। जब वो अंतिम अवस्था में आएगा तो अगर आप उसको ये कहोगे कि भाई ऐसे कुछ कभी ये आप सिर्फ आप अपना खान पीन को आप सुधारो, तो यहाँ फिर वो बात नहीं बनेगी। उस व्यक्ति को जो दोष प्रकोप हुआ है उसके विपरीत आहार विहार करना है। विपरीत आहार विहार करने से जो दोष बढ़ा हुआ है वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन अभी शरीर में तो है ना। उसके बाद डिटॉक्सिफाई करना है, क्योंकि वो है, जब तक है वो दिक्कत करेगा। बेशक आप जीवन पर्यंत उसके विपरीत आहार विहार करो, लेकिन जो शरीर में चला गया, जिसने धातु को दूषित किया, वो जब तक निकालोगे नहीं तो वहीं बना रहेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए वमन यानी उल्टी करना, विरेचन यानी लूज मोशन करना, वस्ती यानी एनिमा देना। कफ के लिए वमन, अगर वो कफ वाला होगा तो वमन यानी उल्टी करने वाली प्रोसेस, अगर वो पित्त वाला होगा तो लूज मोशन, अगर वो वायु वाला होगा तो एनिमा। ये करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से जो अंदर आ गया, जो स्टोर हुआ है, वो निकलेगा। उसके बाद भी हमने चिकित्सा देना है, संशमन क्रिया बोलते हैं जिसे हम। समझ में आया? ये तीन विधि हमें होना चाहिए, मतलब कि, है ना। वो क्रिया होने नहीं देना है, उसके विपरीत आहार विहार उसको देना है, विपरीत देने के बाद जो पहले चला गया उसको निकालना है, और उसके बाद संशमन चिकित्सा करना है। संशमन मतलब जैसे? संशमन का मतलब है कि जो कुछ भी हमने डिटॉक्सिफाई किया वमन विरेचन वस्ती आदि से, उसके बाद कुछ अगर रह गया दोष, या उससे अगर कुछ कमजोरी शरीर में आ गया डिटॉक्सिफाई से, तो उसकी पूर्ति के लिए कुछ दवाइयां खाने के लिए दिया जाता है। लेकिन सर नॉर्मलाइज करने के लिए वापस नॉर्मलाइज करने के लिए, वापस नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि डिटॉक्सिफाई करने से शरीर कमजोर पड़ जाता है। चाहे आप बमन, है ना, उल्टी आने वाली प्रोसेस कराओ, चाहे बमन वाली, उससे शरीर में वीकनेस होती है। तो अभी हमने समझा स्वतंत्र दोष प्रकोप क्या है। अब हम जानेंगे परतंत्र दोष। एक आदमी ने बहुत ज्यादा वातवर्धक आहार विहार किया, वातवर्धक आहार विहार किया, यानी वह आदमी सर्दी के मौसम में बाहर घूम रहा था, सर्दी के मौसम में रात में बाहर टहल रहा था। अब रात का जो वक्त होता है वो वायु का समय होता है, सोने के टाइम में आप, यानी रात्रि जागरण हो रहा है। सर्दी का मौसम तो वायु में शीत गुण है। तो देखो क्या क्या बढ़ा, रात भर वो स्ट्रेस के वजह से हो, शायद एक सेकंड, शायद वो स्ट्रेस के वजह से हो। स्ट्रेस से भी होता है ना, बंदा घर में झगड़ा हो गया कुछ कारण बस, रात में रास्ते में चला गया और किसी से बात करते हुए या ऐसे ही पकड़ पकड़ करते हुए रास्ते में चल रहा है, और 11 बजे 12 बजे रोटी खा करके निकला और 2 बजे तक घूम रहा है रास्ते में, अथवा कहीं सैर कर रहा है, सर्दी का मौसम है। तो यहाँ क्या क्या हुआ देखो, वायु का चल गुण बढ़ा, वायु का शीत गुण बढ़ा, रात है तो रात्रि जागरण हुआ, इसके वजह से रुक्ष गुण बढ़ा। तो वायु के बहुत सारे गुण बढ़ गए और उसको साइनस हुआ। क्या हुआ? साइनस हुआ, प्रतिशय बोलते हैं जिसको हम। प्रतिशय जो हुआ,
अब प्रतिशय जो व्याधि है वो कफ वाला व्याधि है, वो कफ का व्याधि है। प्रतिशय जो है वो क्या है, जब कफ बढ़ता है तो प्रतिशय होता है, प्राणवायु में कफ के प्रभाव होने से। लेकिन यहाँ पर सर्द मौसम में शीत अवस्था में इस तरह से चलने से उसको क्या हो गया, प्रतिशय हो गया, साइनस हो गया। साइनस होने से अब सिर में दर्द होने लग पड़ा है ना, ये सारे साइनस के सिम्टम्स दिखने लगे पड़े। चिकित्सक के पास गया और उसने क्या दिया, दवाई, कफ शामक दवाई दे दिया। ऐसा दवाई दिया जो रुक्ष गुण वाला है। अब कफ जो है, रुक्ष द्रव्य से कफ शांत होता है। कफ जो है, जो ड्राई चीजें हैं उससे कफ शांत होता है। तो जब उसने देखा कि जब उसने ये दवाई दिया, उसको देने से उसका वो व्याधि और बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि उसका जो व्याधि है, उस व्याधि होने के पीछे कफ नहीं बल्कि वायु था। वायु के शीत, चल, रुक्ष, इस तरह के गुण बढ़े हुए थे। अब चिकित्सक जो है कफ समझ करके, क्योंकि शीत गुण बढ़ा है तो शीत तो कफ का भी गुण होता है, शीत गुण कफ का भी होता है। अच्छा चलो सर्दी लग गया होगा, कुछ रुक्ष द्रव्य दवाइयां दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, क्या हो गया, व्याधि और बढ़ गया। क्योंकि व्याधि तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परतंत्र दोष प्रकोप। परतंत्र दोष प्रकोप कफ का लक्षण बिल्कुल नहीं है। व्याधि कफ वाला है, दिखता कफ वाला है, लेकिन पूछा जाए तो कुछ नहीं है, कुछ और है। तो यह है परतंत्र दोष प्रकोप। व्याधि का इलाज उष्ण स्निग्ध द्रव्य से होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलती क्या किया, उष्ण के साथ रुक्ष द्रव्य डाल दिया जो कि वातवर्धक है। आया समझ में? तो स्वतंत्र और परतंत्र दोष प्रकोप है। अब मैं आपको, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको मैंने बात बताया, ये तो जस्ट बताने के लिए बताया, क्योंकि आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे उसके जवाब देने के लिए। अब हम आएंगे आज के प्रसंग में, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मीठा है, बहुत मधुर है, आयुर्वेद सीखने वालों के लिए जीवन है, जान है। ये एक बहुत बड़ा सूत्र है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सर एक सेकंड सर, चिकने से उसकी कफ फिर से बढ़ नहीं जाएगी? हाँ जी, जो आपने बताया कि उसको उष्ण यानी कि गर्म और स्निग्ध देना चाहिए, चिकनाहट वाला। हाँ। तो गर्म से तो ठीक है, लेकिन जैसे चिकना देंगे तो उसके बाद उसकी वो नहीं बढ़ जाएगी, कफ नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि व्याधि ही उसका वायु बढ़ने से हुआ है, तो कैसे होगा? उसका व्याधि ही वातवर्धक वायु बढ़ने की वजह से हो रहा है। लेकिन शरीर के अंदर जैसे गुण आ चुके हैं उसके कफ वाले, जो कि आप कह रहे हो साइनस हो गया है, समझ में नहीं आएगा वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, वो कहाँ से शुरू हुआ, उसका स्वरूप कैसा है, उसका लक्षण कैसा है, उसका गुण धर्म कैसा है, दिखता कैसा है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तब तक हमने इलाज तक नहीं पहुंचना है। ये शॉर्टकट नहीं मारना है ना, हमने प्रॉपर तरीका से इसको सीखना है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। नहीं तो मैं तो 3 दिन में नाड़ी खत्म कर दूंगा। सीखने वाले हैं आप लोग, बन रहे हो, इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग तरीका से आप लोग पूछ रहे हो, इसीलिए मेरे मन में भी आपको सिखाने के लिए एक नया तरंग उत्पन्न होता है। तो देखिए जरा, अब हम समझेंगे कफ, पित्त और वात। ध्यान देना, नाड़ी परीक्षण और पूरा आयुर्वेद में ये 3 ही सब कुछ है। आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, मगर ये 3 दोष समझ में आ गया, समझ लो बहुत कुछ आ गया। नाड़ी कोई बड़ी चीज नहीं है, बस कफ, पित्त और वात ही है। इसको देखने का अलग अलग जो एंगल है, वो एंगल इसका हालांकि महत्वपूर्ण है।
अगर आप में अच्छा दिमाग है तो आप इसको जरूर समझेंगे। मेरे नाड़ी परीक्षण की क्लास प्रारंभ अब क्योंकि अभी तो हम नाड़ी देखने का तरीका तो कहीं सीख ही नहीं रहे, अभी तो हम एक भूमिका तैयार कर रहे, एक रास्ता बना रहे हम उस कफ पित्त और वात तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं ना है। तो वहां तक अभी हमें पहुंचने के लिए, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब हम नाड़ी परीक्षण सीखेंगे तो वहां पर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, मैं आपको 3 तरह के लेवल वाला नाड़ी सिखाऊंगा। यकीनन आपको जिस लेवल तक में समझ में आता है, आपकी बुद्धि की जो स्तर जिस लेवल का है, अब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर कोई आदमी का बुद्धि बहुत अच्छा हो, हर बातों को पकड़ने का बहुत, एक शब्द को सुनते ही हजारों बातें उसको समझ में आए, ये जरूरी तो नहीं है। अब ये बड़े उम्र में बुद्धि उतना तीक्ष्ण तो नहीं होता, लेकिन फिर भी यकीन मानिए मैं आपको अलग अलग एंगल से 3 तरह के स्टेप वाला नाड़ी परीक्षण करने की विधि सिखाऊंगा। उसमें से जो स्तर वाला चीजें आपको समझ में आएगा, उतने से आप अपना दाल रोटी अच्छी तरह से कमा लोगे। सबसे पहले हम जन्म प्रकृति और दोष प्रकृति के माध्यम से, जन्म प्रकृति और दोष विकृति के माध्यम से व्याधि को डायग्नोस करने की विधि सीखेंगे। अगर आपको उससे अगले वाला चीजें नहीं समझ में आया तो यकीनन इतने से आपके लिए परिपूर्ण हो जाएगा, आप प्रॉपर डायग्नोस कर सकते हैं, हालांकि तरीका उसका थोड़ा अलग होगा। सर तो मेरा एक क्वेश्चन है सर, जी, ये आप शायद ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी से भी सिखाते हैं क्या ये चीजें डायग्नोस वाली? भाई साहब ये सारी चीजें आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है, अभी मेरा क्लास चल रहा है। धातु से भी अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो जिसका नाम है आर्गन पल्स, वो बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके दिमाग की पहुंच वहां तक है कि नहीं। आर्गन पल्स भी क्लियर हो गया तो आगे हम कुछ स्पेसिफिक जो गति है और वहां से कुछ व्याधियों को हम पकड़ने का एक अलग फार्मूला, जैसे कि आयुर्वेद सब कुछ पढ़ने के बाद ग्रंथकार क्या करते हैं, उन्होंने कुछ फार्मूलेशन दिया हुआ है, इसका ये, इसका ये, इसका ये। इसी तरह से मैं भी प्रयास करूंगा आपको कि डायबिटीज अगर है तो नाड़ी कैसे देखा जाए, अगर किसी को आर्थराइटिस है तो उसमें नाड़ी कैसे देखा जाए, अगर किसी को कैंसर है तो उसमें नाड़ी की गति कैसे होगी, वो हम एक अलग तरह से देखेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 लेयर हैं, आपको जितना भी समझ में आएगा उतना आपके लिए परफेक्ट है। अगले स्टेज तक, स्टेज की जो बातें हैं उसको समझने के लिए आपने हमेशा ध्यान देना है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो ये नहीं समझना कि मुझे समझ में नहीं आया, वो पहले वाला जो स्टेज उतना आपके लिए काफी है, क्योंकि मैंने बताया कफ पित्त और वात यही दोष है, और आयुर्वेद जो है वो इसी में ही सभी निहित है। अब हमें ये समझना होगा कि कफ पित्त वात है क्या चीज, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, प्रकृति में ये सभी चीजें कैसे बना, क्योंकि पंचभूतात्मक जो प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये हमारे कफ पित्त और वात को निर्माण करने और उसको विलय यानी नष्ट करने वाला होता है। तो देखिए, अगर आप हमारे सभी लोग, आप हिंदू ही हो, तो गीता जब आप पढ़ते हो, जब आप भागवत पढ़ते हो, तो वहाँ लिखा है अहमेव शमेवाग्रे नन्यद्यत सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत शोष्म्यहम्। ऐसे ऐसे बातें लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं इस दुनिया में जब कुछ नहीं था तो यकीनन कुछ था ही नहीं। सृष्टि के प्रारंभ में इस दुनिया में कुछ नहीं था, जीरो था, ना दिखने वाला था, ना दिखाने वाला था, ना देखने वाला था। नट नाट्य धरो यथा, न तो नाटक दिखाने वाला, न तो नाटक देखने वाला, कोई नहीं था। सृष्टि के प्रारंभ में कुछ था ही नहीं। लेकिन जिन्हें हम बोलते प्रलय हो जाने के बाद सभी चीजें अपने में समाहित हो जाती है और फिर शून्य में चला जाता है। लेकिन इंसान का या हर चीजों का, प्रकृति में जितने भी स्थावर जंगम, जड़ चेतन स्थावर जंगम है,
उन सभी का कर्म फल होते हैं, और जो उनका जो कर्म फल है वो किसी के मिटाए नहीं मिटता, उसको उसने खुद से भोग करना है। संदीप जी, रचयिता जी, दीपक जी, इन दिनों आपके प्रारब्ध और मेरे प्रारब्ध का योग बना हुआ है। जब भी हम 1 घंटा इस समय में आयुर्वेद सीखते हैं, यह भी प्रारब्ध का खेल है। नहीं तो ऐसे बिन देखे ऑनलाइन के माध्यम से कैसे आप मेरे ऊपर यकीन कर सकते हैं कि मैं कुछ बोलूंगा और वो आप उसको यकीन कर पा रहे हो? ये सभी प्रारब्ध है। तो इंसान का जड़ चेतन स्थावर जंगम, इनका जो प्रारब्ध है उसको भोगने के लिए प्रकृति को, जिन्हें हम पुरुष बोलते हैं या भगवान भी बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलते हैं, उनको मजबूरन मतलब ऐसा नहीं कि अगर, क्योंकि सृष्टि को करने वाला अगर ब्रह्मा जी है, इसको स्थित करने वाला नियामक जो है विष्णु है, और श्रृंगार करने वाला शिव है, ऐसा हम मानते हैं, तो ये अपने मर्जी से ऐसा कर्म नहीं करते, ये उनका मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि इतने सारे जीव है इस दुनिया में, जो, क्योंकि उनका कर्म फल जब तक खत्म नहीं होगा, यानी मैंने अगर कोई अच्छा और बुरा कर्म किया है तो जब तक मैं उसको भोगूंगा नहीं, कितना ही प्रलय हो जाए, मेरा अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, प्रलय के बाद भी रहेगा। तो जब प्रलय हुआ और उसके बाद जितने भी अस्तित्व विहीन थे, उनको अस्तित्व में लाने के लिए इन परमात्माओं को सृष्टि का निर्माण करना डेफिनेटली पड़ता है। अगर वो कहे कि नहीं मैं नहीं करूंगा, तो यह सृष्टि के नियम के विपरीत होगा। सुदीप जी, आया समझ में? इसीलिए सृष्टि के प्रारंभ में जो था सिर्फ आकाश तत्व था। ये देखिए जरा, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आप नोट करिए। सृष्टि के प्रारंभ में क्या था? इस दुनिया में कुछ नहीं था, सिर्फ आकाश था। आकाश यानी जो शून्य है, जिसको न हम देख सकते हैं, न उसको, उसके स्वाद को हम आस्वादन कर सकते हैं, उसका न कोई रूप है, उसका न कोई आवाज है, यानी शून्य है, कुछ नहीं है। तो उस रूप में सारा ब्रह्मांड था जब विलय हुआ, जब नष्ट हुआ, जब ब्रह्मांड जब विखंडन हुआ। आकाश तत्व, इसी आकाश तत्व में जब परमात्मा ने एको हम बहुश्याम, अब मैं एक हूं और इस एक से मैं अनंत बन जाऊं, ऐसे संकल्प किया, तो आता है भागवत में, मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। कितनी अच्छी बातें हमारे आयुर्वेद और ये सारे ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा को सृष्टि निर्माण करने से पहले मनश्चक्रे, अपने मन का निर्माण करना होता है। क्योंकि माना जाता है भगवान तो मन से रहित है, भगवान का कोई मन नहीं है, भगवान का कोई आत्मा नहीं है, देह से रहित, देह भी नहीं है, मन भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, कुछ नहीं है, निश्चेष्ट है, आकाश स्वरूप में है वो। निराकार ब्रह्म बोलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ना, निराकार सुने होंगे आप लोगों ने, रचयिता जी ने सुना है निराकार। निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं होता। हाँ जी सर। तो उस अवस्था में भगवान है, और उन्होंने अपने योग बल से मन का निर्माण किया। और मन का काम क्या है? संकल्प विकल्पात्मको मन, जो संकल्प और विकल्प करता है, ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरह के विचार जो उत्पन्न करता है, वह है मन। जब मन उत्पन्न हुआ तो फिर योग माया मुपाश्रित, योग माया के आश्रय को प्राप्त करके मन के माध्यम से उनके मन में क्या उत्पन्न हुआ? एकोहम बहुश्याम प्रजायते, मैं एक हूं, अब मैं बहुत में विभक्त हो जाऊं, यानी डिवाइडेड हो जाऊं, कन्वर्टेड हो जाऊं, बहुत सारा बन जाऊं। अब मैं क्यों बन जाऊं? क्योंकि जितने भी जड़ चेतन स्थावर जंगम, जिन्होंने कुछ कर्म किया था और उस कर्म के भोग भोगे बगैर ही प्रलय हो गया, अब उनको हमने जगाना है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने अपने कर्म का फल भोगना है, क्योंकि बिन फल भोगे तो कर्म का कभी भी, इसीलिए इस जन्म में किए हुए कर्म का अनंत जन्म के बाद भी भोगना पड़ता है उसके फल को, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। देखो, छोटा सा बच्चा आंख में चश्मा होता है, छोटा सा बच्चा पता चला उसको डायबिटीज हो गया है। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई आपने कोई डायबिटीज होने वाली ऐसा कुछ खाया है क्या? अरे 3 दिन का बच्चा क्या खाएगा वो, डायबिटीज कैसे हो गया? इन्हें हम बोलते प्रारब्ध जनित व्याधि। तो इसी प्रारब्ध जनित व्याधि को डायग्नोस करने के लिए आयुर्वेद असक्षम है। आयुर्वेद बोलता है कि नहीं, ऐसा व्याधि जिसका तार, जिसका संबंध पूर्व जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम परीक्षण नहीं कर सकते। इसीलिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो हम पढ़ाते हैं अभी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहाँ प्रयोग करना है? जिस व्याधि का कोई इलाज नहीं है, जिस व्याधि का कोई प्रॉपर डायग्नोस नहीं हो पा रहा है, ऐसे कंडीशन में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखना है और वहां से जो ग्रहों का तारतम्य जो निकलता है उसके हिसाब से कुछ आध्यात्मिक कुछ उपाय करना है, देव पूजन आदि ये सारे। तो कुछ नहीं था तो भगवान ने संकल्प किया, फिर उस आकाश से शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुआ। अभी तक आकाश ही था, लेकिन अब शब्द तन, कुछ शब्द गुंजाय होने लगा, कुछ आवाज आने लगा उस आकाश से, निर्माण हो रहा है। ध्यान देना, ये जो मैं अभी आपको क्रम बता रहा हूं, ये ब्रह्मांड के, सृष्टि के हर पदार्थ के, हर अणु और परमाणुओं के निर्माण का क्रम है। और उसके विपरीत अगर आप जाओगे तो वह हर ब्रह्मांड का, हर अणु और परमाणुओं का, हर चीजों का विनाश, उसका लय, वो नष्ट होने की प्रक्रिया है। तो आकाश से शब्द हुआ, आकाश और शब्द तन्मात्रा मिलकर के वायु, जिन्हें हम वात बोलते हैं ना, वायु हुआ, वायु, हवाएं चलने लगी। उसी आकाश और शब्द, शब्द गुंजायमान हुआ आकाश में, तो ऐसा शब्द गुंजायमान हुआ, इन दोनों के योग से हवाएं बहने लगी। ये सृष्टि उत्पन्न हो रहा है जी, भगवान के संकल्प से, उनके इच्छा शक्ति से हो रहा है सारी चीजें। हवाएं बहने लगी, जब हवा बहने लगी तो ठंडी ठंडी गरम गरम स्पर्श होने लगा, तो उन्हें हम बोलते हैं स्पर्श तन्मात्रा। वायु का स्पर्श तन्मात्रा है। अगर किसी के शरीर में स्पर्शहीन हो जाए, कोई अगर बोलता है कि सर मुझे जीभ में से स्वाद का महसूस नहीं होता, सर मुझे कौन स्पर्श करता है पता नहीं चलता, इसका मतलब है कि उसके वायु में प्रॉब्लम है। शरीर में जो वायु महाभूत है उसकी विकृति है। ठीक है, स्पर्श तन्मात्रा, आकाश, वायु, शब्द और स्पर्श, ये जब पूरे ब्रह्मांड में और आकाश में खूब तेजी से चलने लगा तो वहां से आग के लपटा निकलना शुरू हुआ। तो उसको ऋषियों ने कहा ये अग्नि महाभूत है। आग के लपटा जब निकलना शुरू हुआ, पूरा ब्रह्मांड जो एकदम अंधेरा था, आकाश में कुछ नहीं दिखता था, लेकिन जब अग्नि वहां प्रज्वलित हुआ, प्रकट हुआ, तो रोशनी हुआ, प्रकाश का पुंज दिखना लगा, आसपास की चीजों को दिखना, क्योंकि था ही नहीं कुछ उस समय, तो शून्य था जी, अंधेरा था एकदम चारों ओर। उसी अंधेरे में सारी व्यवस्था हो रही है। तो वहां अग्नि महाभूत उत्पन्न हुआ और वहां से रूप तन्मात्रा ने जन्म लिया। और इससे क्या हुआ, सामने कौन है, सामने क्या है, दिखना शुरू हुआ। आकाश, वायु और अग्नि और इनके तन्मात्रा मिलकर के वहां पर एक बवंडर हुआ। और उसके बाद जल, जैसे हम देखते हैं ना, बहुत ज्यादा गर्मी जब हो जाए तो दूसरे ही दिन आसमान से बरसात होना शुरू हो जाता है, पानी बरसता है। तो अग्नि और वायु, इन दोनों से वाष्प उत्पन्न हुआ। वाष्प मीन्स स्टीम, पसीना जैसा निकलना शुरू हुआ। और वो आकाश में, आकाश गंगा का उसने निर्माण किया, उसी वाष्प ने, उसी पसीना ने। और उसके बाद वहां से
बरसात होना, पानी नीचे नीचे आना शुरू हुआ, जिन्हें हमारे मनीषियों ने ये जल महाभूत का निर्माण हुआ ऐसे उन्होंने माना। जैसे ही जल आया तो वहां से अभी तक रस तन्मात्रा दिख भी रहा था, स्पर्श गम्य भी था, शब्द भी सुनाई दे रहा है, लेकिन अभी आस्वादन का सुख नहीं। आस्वादन मतलब टेस्ट का कोई पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए रस तन मात्रा बना। जैसे ही यह रस तन मात्रा बना तो मधुर रस है या तिक्त रस है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे ना, मधुर है यानी मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, किस तरह का रस है। वो जब जल महाभूत प्रकट हुआ तो उसके बाद ये सारे रस अपने आप धीरे धीरे प्रकट होने शुरू हुए। फिर आकाश, वायु, अग्नि और जल महाभूत, इनके सभी के क्षोभ होने से, मिलने से धीरे 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 पृथ्वी महाभूत बना, और जहां से गंध तन्मात्रा उत्पन्न हुआ। गंध यानी स्मेल आना, बदबू आना, खुशबू आना, ये गंध तन्मात्रा। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सारे लोग मिलकर के ये पंच महाभूत बना, पंच महाभूत बना। अब यह जो पंच महाभूत है, ये किसी को जीवन देने की जो गति है, जो क्रिया है, वो अब बनना शुरू हुआ। पृथ्वी रूपी गर्भ में जल, अग्नि, वायु, आकाश रूपी वीर्य के रूप से हर चीजें उत्पन्न होना शुरू हुआ। गंधात्मक पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, एक महाभूत, पंच महाभूत का जब समीकरण यहाँ पर तैयार हुआ, उसके बाद फिर अन्न प्रकट होना शुरू हुआ। बरसात समय में हो रहा है, फल ऋतुएं जो है बनने शुरू हुए, फल फ्रूट वगैरह होना शुरू हुआ, फिर इंसान का जन्म हुआ है। फिर इस तरह से एक क्रम से सारा सृष्टि जो है बनना शुरू हुआ। अब देखिए, आकाश और वायु, शब्द और स्पर्श, ये वात दोष को प्रतिपादित करता है। वही वात दोष जो प्रकृति के बाहर है और प्रकृति के अंदर है। आपके शरीर के अंदर भी है। आकाश और वायु महाभूत को रिप्रेजेंट करने के लिए वायु है, अग्नि और जल इनको रिप्रेजेंट करने के लिए पित्त है, जल और पृथ्वी को रिप्रेजेंट करने के लिए कफ है। कफ कहने का मतलब जल और पृथ्वी, जिसमें जल का रस तन्मात्रा, पृथ्वी का गंध तन्मात्रा भी कफ कहते ही दिमाग में आना चाहिए। पित्त कहते ही दिमाग में अग्नि और जल महाभूत रूप रस तन्मात्रा भी दिमाग में आना चाहिए। वात दोष कहते ही आकाश, वायु, शब्द और स्पर्श, ये तन्मात्रा और महाभूत, ये भी दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए, दुनिया में जितने भी जो निर्माण होता है, अब मैं एक इसी के आधार पर मैं जोड़ करके आपको मैं लय, निर्माण और विनाश की एक परंपरा है, वो मैं आपको यहीं से जोड़ दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। जब किसी पुरुष और स्त्री के मिलन से स्त्री के गर्भ में जब संतान यानी वो बीज वहां पर जब आधान होता है, आदान होने का मतलब है अब वहां पर कुछ चीज का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ चीज वहां बन रहा है और रोज बढ़ रहा है। तो जैसे ही वहां पुरुष का वीर्य अंदर जाता है रज के साथ, तो सबसे पहले वहां आकाश कर्म होगा। एक खाली जगह, एक वीर्य जो है कि कुछ इस हिसाब से अंदर जाएगा, उसमें खाली होता है, आकाश होता है। उस आकाश में धीरे धीरे शारीरिक गति के साथ वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी क्रमशः बनते हुए जाएंगे, और जब पृथ्वी का निर्माण होगा एक पैकेज जैसा बनेगा। एक प्रथमम कललम, कललम त्वैक रात्रेण, एक रात्रि में जो उस गर्भ में होता है उसको कलल संज्ञा दिया हुआ है। और बुदबुदा, दूसरे रात में बुदबुद जैसा जैसे पानी का फेन होता है वो संज्ञा दिया हुआ है। तो कलल का मतलब है खाली वाला, मतलब कि एक स्थान है, खाली वाला कोई ऑप्शन है, खाली है कोई चीज। बुदबुदा
उस खाली में कुछ चीज भर रहा है, कुछ निर्माण हो रहा है, कुछ बन रहा है। तो ये बनने का जो कार्य है यही सृष्टि है। निर्माण हो रहा है, सृष्टि का उत्पादन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। लेकिन जैसे ही एक इंसान का मृत्यु होता है, मृत्यु होने के बाद जब दाह संस्कार किया जाता है तो सबसे पहले शरीर में से पृथ्वी तन्मात्रा, पृथ्वी महाभूत, फिर गंध, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, अंतिम में आकाश महाभूत, इस क्रम से निकलता है। ये तो हो गया जन्मना और मरना। अब एक दूसरी अच्छी चीज आप समझ लो, आपके पेट के अंदर हर रोज हर घंटा ये जन्मना और मरना ये क्रियाएं चलता रहता है। एक सेब जब पेड़ में पहली बार जब फूल के रूप में विकसित होता है, सबसे पहले वहां आकाश था, कुछ नहीं दिखता था। फिर वायु के वजह से कुछ गंध उस एक पर्टिकुलर पॉइंट में बीज के रूप में वो वायु ही वहां तक पहुंचा लेकर के जाता है। आकाश और वायु के संयोग से वहां अग्निकर्म यानी कुछ हरकत होता है वहां से। फिर उसके बाद वहां पर बुलबुला जैसे बनता है। आप जब देखोगे किसी भी फल का, किसी भी, सबसे पहले उसमें दूध जैसा दिखता है जब दिखने की स्थिति होती है। आकाश और वायु में तो कुछ दिखता नहीं है, हम कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बेसिकली कुछ हो रहा होता है बीज निकलने के क्रम में। हमारे नजर में कब आता है? जब वहां पर अग्नि तत्व या जल तत्व का कार्य होता है, तब हम कहते हैं हाँ यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ नया बन रहा है। फिर उसके बाद पृथ्वी जब होता है तो ये क्रम फिर बढ़ते हुए जाता है। फिर बाद में समूचा एक फल के रूप में वो तैयार होता है। उसके बाद उसको तोड़ करके जब सुदीप जी ने उसको खाया तो पहले जो पेड़ में उसका आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी महाभूतों का निर्माण हो रहा था, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, अब पेट के अंदर में इसका जस्ट विपरीत होगा, क्योंकि अब उस सेब को यहाँ विनाश होना है। इसके परमाणु, सेब के प्रत्येक जो परमाणु है, क्योंकि शरीर तो परमाणु के हिसाब से देखेगा, रूप और नाम के हिसाब से नहीं। पेट को क्या पता ये सेब है या क्या है? वो तो हर पदार्थ को परमाणु के हिसाब से देखता है। वो ये जानता है कि मेरे पास जो आया है आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी होते हुए उस क्रम से बढ़ करके मेरे पास आया है। अब शरीर बस इतना जानता है कि इसको सबसे पहले अब मुझे लय करने के लिए किस चीज को तोड़ना होगा? पृथ्वी के परमाणु को तोड़ना होगा। पहले वो पृथ्वी के परमाणु को तोड़ेगा। जब वो तोड़ेगा तो वहां से गंध तन्मात्रा निकलेगा और वहां से जो रस निकलेगा वो कफ को बढ़ाने वाला होगा। तो जिन्हें हम बोलते हैं, यह कार्य होता है हमारे स्टमक में। आप लोग इसको नोट कर लो। ये प्रकृति का निर्माण और लय यानी संहार का जो क्रम है, इसको हर वैद्य को जानना चाहिए। तभी तो आपको पता चलेगा। अगर कोई गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, अगर किसी को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस विधि को जानते हो कि इस आदमी के किस अवस्था पाक में प्रॉब्लम है। अभी जरा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। आपने एक सेब खाया और सबसे पहले स्टमक में जाएगा और वहां है क्लेदक कफ। वो आपको बाद में पता चलेगा कौन कौन से कफ है। तो वहां पर एकदम वो मूर्छित हो कर देगा वो क्लेदक कफ, उसको इतना कूटेगा, इतना उसको तोड़ेगा, पूरा क्लेदित कर देगा उसको, पूरा अच्छी तरह से कफ के कुछ म्यूकस आकर के उसको एकदम गला देगा। वहां बहुत सारे एसिड होते हैं, वो एसिड उसको पूरी तरह से गलाएगा और उसके बाद वहां पर उस सेब के तमाम परमाणुओं में से पृथ्वी तन मात्रा को अथवा पृथ्वी महाभूत को तोड़ेगा। पृथ्वी महाभूत को जैसे ही उसके परमाणुओं को तोड़ेगा तो वहां से जल, अग्नि, वायु और आकाश, वो जो जल में बैठा हुआ था, देखो आकाश से जल वायु बना है। जब वायु बना था उस वायु में आकाश भी था, मगर अग्नि, जल, पृथ्वी नहीं था। रचना जी आ रहा है समझ में? जैसे ही अग्नि बना तो उस अग्नि के अंदर समूचा आकाश और वायु भी है। जब जल बना तो उस जल में आकाश, वायु और अग्नि भी है, जल में है।
जब पृथ्वी बना तो बाकी सारे 4 उस पृथ्वी में निहित थे, उसके अंदर जुड़े हुए सारे परमाणु एक होकर के पृथ्वी बना। तो जब स्टमक में जाकर के जब टूटेगा पृथ्वी के परमाणु, तो टूटने से वहां पर पृथ्वी से आकाश, वायु, अग्नि और जल के परमाणु उस पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा, विखंडित हो जाएगा, लय हो रहा है जी, सिकुड़ रहा है जी। पृथ्वी के परमाणु छिन्न भिन्न हो जाएगा, होने से वहां मधुर रस उत्पन्न होगा। मधुर रस जब उत्पन्न होता है तो उस पकने की क्रिया में जो वो विखंडन हुआ, आकाश, वायु, अग्नि और जल के परमाणु, पृथ्वी नष्ट हो गया। नष्ट होते होते शरीर को पोषण देने वाला प्रोटीन को उत्पन्न करके वो नष्ट होता है। नष्ट होते होते मधुर रस को उत्पन्न करके वो ब्लास्ट होता है, मधुर रस अथवा पृथ्वी महाभूत। वो शरीर में प्रथम अवस्था पाक, उसे मधुर अवस्था पाक बोलते हैं उसको। यह मधुर अवस्था पाक ही शरीर में कफ को पोषण देता है, शरीर में कफ को मेंटेन करता है। अगर आपके स्टमक के अग्नि कमजोर है तो प्रथम अवस्था पाक में शरीर में कफ को पोषण देने वाला मधुर रस प्रॉपर बनेगा नहीं, और न बनने से बहुत सारे व्याधि आपको हो सकता है। तो मधुर रस बना। अब क्या कह रहे गए? आकाश, वायु, अग्नि, जल। मधुर रस उत्पन्न होगा, कफ को पोषण देने वाला या कफ को बढ़ाने वाला, इन्हें हम प्रथम अवस्था पाक बोलते हैं। यह हमारे स्टमक में होता है, ये ध्यान देना। उसके बाद अब दूसरे नंबर में ये जठराग्नि के पास जाएगा, जिन्हें हम छोटी आंत बोलते हैं। वहां जाकर के द्वितीय अवस्था पाक के लिए जल और अग्नि, इन दोनों महाभूत के परमाणुओं को पकाना शुरू करेगा। उसको तोड़ने की प्रक्रिया वहां होगी। जब तोड़ने की प्रक्रिया होगी तो यहां से एक रस उत्पन्न होगा जिसका नाम है अम्ल, खट्टा रस उत्पन्न होगा। यह पित्त को बढ़ाने वाला रस है। खट्टा रस उत्पन्न करके यहाँ जल और अग्नि महाभूत नष्ट हो जाएंगे, इसके परमाणु ब्लास्ट होंगे। ब्लास्ट होते हुए शरीर में अग्नि को बल देने वाला, ओज को, रूप को, सौंदर्यता को, बल को बल दे करके वो ब्लास्ट हो जाएंगे। जैसे एक मोमबत्ती खुद से नष्ट होते हुए दूसरों को रोशनी देता है, ऐसे ही यह महाभूत शरीर के अंदर खुद नष्ट होकर के शरीर को पोषण देता है। प्रथम अवस्था पाक में कफ को, द्वितीय अवस्था पाक में अम्ल रस के हिसाब से पित्त को, तृतीय अवस्था पाक में यह हमारे बड़ी आंत में जाकर के इसका भी पाक क्रिया होगा, बड़ी आंत में। और वहां पर वायु के परमाणुओं के ऊपर काम होगा। जब ये ब्लास्ट होगा, नष्ट होगा, तो वहां से एक रस उत्पन्न होगा जिसको हम बोलते हैं कटु रस। इसको तृतीय अवस्था पाक बोलते हैं। कटु रस कल हमने पढ़े थे, वायु को बढ़ाने वाला और कफ को समन करने वाला है। रचयिता जी को आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। कटु रस शरीर में वायु को बढ़ाता है। शरीर में वायु बढ़ने की जरूरत क्या है? क्योंकि जब वायु बढ़ेगा तो ही वो कफ के परमाणुओं को मेंटेन करेगा। वायु ही शरीर में चेतना देने वाला, शरीर में मूवमेंट करने वाला, शरीर में प्राप्ति, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। जैसे आपके मन में मेमोरी पावर कम हो रहा है, या वायु की कमी की वजह से हो रहा है, या वायु में वो क्रिया की कमी हो रही है। आपके बुद्धि की जो है ना, मेदो वह स्रोतस हो गया, या है ना, मतलब जिन्हें हम मनो वह स्रोतस है, संज्ञा वह स्रोतस है, वहां कफ के परमाणुओं ने इतना घेरा डाल दिया कि उस जगह से वायु आगे जा ही नहीं पा रहा है। तो आपके मस्तिष्क की बातें, जहां से बुद्धि ने बहना है, जहां से ज्ञान ने बहना है,
वो कैसे काम करेगा, अवरोध होगा। तो ऐसे कंडीशन को वायु ही बढ़ने के बाद ठीक होता है। तृतीय अवस्था पाक कटु और वो वायु को बढ़ाता है। आया समझ में? तो इस तरह से वात पित्त और कफ यहाँ पर अपना कार्य करता है। अब कल मैंने आप लोगों को जो चीज पढ़ाया था उसको मैं आज थोड़ा सा आपको समझा करके, क्योंकि रस वीर्य विपाक का बड़ा महत्व रहता है। ये देख लीजिए जरा दोबारा, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। आज मैंने फटाफट इसको लिख करके बस इसके राइटिंग में नहीं जाना, ह्रस्व दीर्घ में थोड़ा कहीं गड़बड़ होगा, फटाफट लिखा था मैंने। देखिए जरा, मार्गशीर्ष और पौष जिसको नवंबर और दिसंबर बोलते हैं, उसको हेमंत ऋतु, जहां मधुर रस उत्पन्न होता है। मधुर रस का काम क्या है? जैसे अभी हमने बताया था, पृथ्वी महाभूत का जब परमाणु टूटते हैं, जल महाभूत भी मधुर रस उत्पन्न होता है। इसका काम क्या है? जिसको हमने बोला था वो कफ को बढ़ाता है। तो मधुर रस जो है वो कफ को बढ़ाता है शरीर में। तो कफ को बढ़ाने वाला मधुर रस का गुण क्या है, उसको आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि जब तक ये समझेंगे नहीं, नाड़ी सीखने से कोई फायदा नहीं है। और चरक संहिता में हम इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मधुर रस जो है शरीर में गुरु यानी हैवीनेस को बढ़ाने वाला, शरीर के किसी अर्गन में कठिनता को लाने वाला, स्थिरता को लाने वाला। जैसे कोई आदमी बहुत कमजोर हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसके शरीर में, कमजोर है, तो मधुर रस उसके शरीर में स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसके शरीर को मजबूत बनाएगा। एकदम उसका कद काठ बिल्कुल भी मजबूत होंगे, दिखने में बहुत सुंदर दिखेगा, बलशाली शरीर वाला होगा। ये मधुर रस का गुण है। और उसका कर्म क्या है? गौरवम, गौरवता शरीर में हैवीनेस पैदा करेगा, स्थैर्यता शरीर को स्थिर रखेगा। और अधोगमन, शरीर में जितने भी जो नीचे की ओर, जैसे किसी लेडीज के शरीर में अगर कोई कहती है सर मेरे ना रजस्वला मतलब रज प्रॉपर तरीका से निकल नहीं रहा है, मासिक धर्म प्रॉपर तरीका से नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मधुर रस की कमी हो रही है जी। अधोगमन कि कोई बोलता है सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज होता है, इसका मतलब मधुर रस की कमी हो रही है जी। समझ में आया आपको? कि मधुर रस ही शरीर को स्थिर रखता है और अधोगमन की क्रियाएं करता है। चाहे बच्चा को नीचे ले जाना हो, चाहे मल को नीचे ले जाना हो, चाहे मूत्र को नीचे ले जाना हो, ये सभी का मधुर रस का है। इसका विपाक है गुरु और मधुर। दोषावस्था विकृत पित्त का शमन करता है। ये मधुर रस क्या करता है? विकृत अवस्था में गया हुआ जो पित्त है उसको शमन करता है। जल और पृथ्वी महाभूत है इसका। आया समझ में? ये सारी चीजें आप लोगों ने, या मैं और इसमें एक्सप्लेन करूं या हो गया? इसके आप तो स्क्रीनशॉट ले लो, इतने कर सर समझा देना सर। अच्छा देखो, माघ और फाल्गुन है ना, जिन्हें हम जनवरी फरवरी बोलते हैं, शिशिर ऋतु है। कल हमने बात किया था तिक्त रस है। तिक्त रस का गुण क्या क्या है? लघु शीत, लघु गुण है। लघु यानी हल्का करता है। जैसे अगर कोई आदमी पतला हो रहा है, कमजोर हो रहा है, शरीर उसका पतला हो रहा है, जैसे एक्सरसाइज करने से शरीर पतला हो गया, लेडीज बोलती है, इसका मतलब है उसके शरीर में तिक्त रस बढ़ गया। रुक्ष गुण बढ़ता है तिक्त रस से। खर यानी रफनेस बढ़ता है। कर्म, तिक्त रस का कर्म क्या है? कर्षण करना, किसी चीज को खींचना। लाघव कर, किसी चीज को हल्का करना, छोटा करना, पतला करना, ये तिक्त रस का कर्म है। लघु और कटु इसका विपाक, कफ का संचय करता है। ये शिशिर ऋतु में क्या होता है? एक मिनट सर, ये लघु और कटु इसका क्या है? हाँ, विपाक। विपाक का मतलब होता है, जब अभी हमने आपको बताया था अवस्था पाक बताया था, अभी मैंने आपको बताया था ना, लीवर में अवस्था क्या नाम है आपके, स्टमक में प्रथम अवस्था पाक, छोटी आंत में द्वितीय अवस्था पाक, हाँ जी, तृतीय अवस्था पाक बताया था। हाँ जी। और ये विपाक क्या है? ये विपाक जब जब कोई अंतर धातु में जाता है, भूत में जाता है,
महाभूत में जब जाता है शरीर में कोई भी अन्न रस या धातुओं में जब जाता है तो वहां पर फिर अवस्था पाक की क्रिया नहीं होगा। वहां जो कुछ भी क्रियाएं होगा वो कफ पित्त वात को बढ़ाने या घटाने वाला नहीं होता। वहां का जो अन्न है, जैसे कल परसों हम लोगों ने बताया था ना, अग्नि 13 प्रकार का होता है। तो अब ये जो 13 प्रकार का जो अग्नि है, कफ पित्त और वात को पंगा लेने वाला कौन कौन से अग्नि है? प्रथम द्वितीय तृतीय अवस्था पाक के अग्नि जो आपके जठर में है, जो समझ में आया आपको, वो कफ पित्त वात को प्रभावित करता है। लेकिन विपाक का मतलब क्या है? विपाक का मतलब होता है विप्रकृष्टेन पाकः, जो आपके धातु का जो अग्नि है, महाभूतों का जो अग्नि है, यानी रस का अग्नि, रक्त का अग्नि, पृथ्वी का अग्नि, वायु का अग्नि, यह जो अग्नि जब पाक क्रिया करता है तो वहां दो क्रिया होता है। या तो वो लघु यानी पाक क्रिया होने से उत्पन्न होने वाला जो भी चीज है उसके दो कैटेगरी होंगे, या तो वो मधुर रस वाला होगा या वो कटु रस वाला होगा। जो मधुर होता है वो गुरु यानी हैवी होता है, और जो कटु होता है वो लघु यानी हल्का होता है। समझ में आया? जैसे कोई आदमी है, कहते हैं ना धातु क्षय हो गया, धातु क्षय होने का मतलब उसका विपाक कटु हो गया, लघु विपाकी हो गया। और कोई अगर आदमी बहुत ज्यादा शरीर उसका मोटा हो रहा है, पतला नहीं हो रहा है, शरीर का वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका मधुर विपाक हो रहा है, गुरु विपाक, शरीर में हैवीनेस बढ़ रहा है। ये किसके वजह से हो रहा है? कफ पित्त वात के वजह से नहीं, ये धातु के वजह से। और वो धातु विकृत होता है, और बाद में विकृत अवस्था में जब दोष होते हैं तो उसी बिगड़े हुए धातुओं को जाकर के कपक से पकड़ लेता है और उसके बाद व्याधि उत्पन्न करता है। आया समझ में? रचयिता जी आया समझ में? इस ऑडियो को बार बार सुन लेना। हाँ सर, सुनना पड़ेगा। हाँ पड़ेगा ही, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो एक दो बार में समझ में नहीं आने वाला। अब आ गया चैत्र और वैशाख, जिन्हें हम अप्रैल, मार्च और अप्रैल बोल सकते हैं, जिसको वसंत ऋतु कहा जाता है। इस समय कषाय रस उत्पन्न होता है प्रकृति में। कषाय रस विशद कर्म करने वाला, विकासी और व्यवाही होता है कषाय रस। इसके ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे। कर्षण यानी खींचने वाला, लाघवकर यानी कि हल्का करने वाला होता है कषाय रस। यह भी लघु और कटु रस, कटु विपाकी होता है। देखो, वसंत कफ का प्रकोपक है, कफ प्रकोपक होता है। कफ को क्या करता है? ये प्रकोप करता है। पृथ्वी और वायु महाभूत वाला है। आज मैंने ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये प्रकोप आदि तो अप्रैल में यानी कि चैत्र नवरात्र के आसपास में आपको वमन क्रिया करना चाहिए। वो इसीलिए चाहिए क्योंकि शिशिर ऋतु में कफ संचित अवस्था में था, और अभी यहाँ पर वसंत में कफ प्रकोप अवस्था में है। तो प्रकोप अवस्था में गया हुआ कफ को जब तक निकालोगे नहीं, तब तक, अगर नहीं निकालोगे तो फिर बाद में जब वायु संचित होगा तो कफ को वो बिगाड़ देगा पूरी तरह से। इसलिए प्रकोप अवस्था में गया हुआ कफ बाहर निकाल दो। तो पहले ऋतु में संचित होगा वही दोष, और फिर बाद में प्रकोप होगा। इसी हिसाब से देखो जरा, ज्येष्ठ आषाढ़ मई और जून में कटुरस उस प्रकृति से उत्पन्न होता है। उस समय वायु संचित अवस्था में होता है और कफ जो है समन अवस्था में जाता है। ठीक है, वायु संचित होता है। अब यही आपके ग्रीष्म ऋतु में संचित हुआ जो वायु है, वर्षा ऋतु में क्या होता है? वायु विकृत अवस्था यानी प्रकोप अवस्था में है, और संचित अवस्था में होता है। वायु प्रकोप अवस्था में होगी। कहाँ? ग्रीष्म ऋतु में संचित, वर्षा में वायु। इसीलिए वस्ती चिकित्सा हमने प्रकोप अवस्था, दोषों के प्रकोप अवस्था वाले ऋतु में करना है। तो इसीलिए वर्षा ऋतु में वस्ती किया। अब देखो, उसी वर्षा ऋतु में अवस्था में, तो शरद ऋतु में हमने उसको विरेचन के प्रकोप अवस्था में जा रहा है। सर यहाँ पे संचित आप शुरुआत कह रहे हो, प्रकोप बढ़ा हुआ, और समन क्या कह रहे हो वो नॉर्मल है? हाँ, समन का मतलब देखो, एक तो है कि कटु जो है ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति ही उस जितना हो सकता है कफ को समन करने का प्रयास करता है। ग्रीष्म ऋतु में आपने कषाय, आपने वसंत ऋतु में अगर वमन चिकित्सा नहीं भी किया
तो प्रकृति अपने आप ग्रीष्म ऋतु में कफ को समन कर ही देगा। लेकिन फिर भी अगर विकृत अवस्था में कफ होगा तो प्रकृति के भरोसा आप रह नहीं सकते। इसीलिए प्रयास करिए कि जब प्रकोप अवस्था में वसंत ऋतु में जब कफ आया हुआ रहता है तो बमन करके उसको निकाल दो। आया समझ में? तो चलिए जरा अब हम कफ पित्त और वात को आज नाड़ी परीक्षण के माध्यम से देखेंगे कि कफ पित्त और वात। अब प्लीज आप सभी लोग अपने अपने कैमरा को खोलिए। अब हम कफ पित्त और वात, इसको अभी जो इन दोषों के जो क्वालिटी है आपको समझ में आ ही गया है ना। अब आप लोग कृपया अपने अपने कैमरा को खोलिए। अब आप लोग किस तरह से करोगे वो मुझे समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, ये हमारा यहाँ पर हमने प्रेस करना है। उसके बाद ये 3 उंगली को आप हमें इस तरह से रखना है। नाड़ी कैसे रखना है आप लोगों को पता ही है। नाड़ी कैसे रखना, कफ है, दोष कफ वाला है, पित्त वाला है या वात वाला है। कफ वाला अगर है तो वो क्या है आपको समझ में आया ही होगा अभी। कफ जल और पृथ्वी महाभूत वाला है, पित्त जल और अग्नि महाभूत वाला है, और वात आकाश और वायु महाभूत वाला है। आया समझ में? तो चलिए जरा नाड़ी परीक्षण करते हैं। यहाँ पर जो ये गांठ है, इस गांठ में थोड़ा सा इस तरह से स्लाइड करना है और इसको देखने का प्रयास करना है। अब हम क्या करेंगे, नाखून को आप लोगों ने पतला करना है, नहीं तो नाखून लग जाएगा। जहां पर पल्सेशन हो रहा है पहले उसमें आप लोग ध्यान दीजिए। मैं ऐसा करता हूं, मैं अपना कैमरे को थोड़ा बड़ा करता हूं, है ना। मैं ऐसा करके दिखाता हूं, आप लोगों ने ऐसा करके यहाँ पर रखना है। ओके, देखिए नाड़ी में कैसे उंगली रखना है। ये देखिए ऐसे रखिए, जरा अपने कलाई में रखना है आपने। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए और मेरे सुविधा के लिए मैं यहाँ रख रहा हूँ। देखिए कलाई में उंगली कैसे रखना है। ये नाखून इस तरह से 3 उंगली बरोबर होना चाहिए। अब इसको आप नीचे दबाइए, 3 उंगली को बरोबर नीचे दबाना है, बरोबर नीचे दबाइए, नीचे तक जाइए, एकदम लास्ट तक जाइए, डीपली अंदर तक जाइए, आप एकदम अंदर तक जाइए, जहां पहुंचने से आपका नाड़ी पूरी तरह से जो पल्सेशन है वो लगना बंद हो जाएगा। अंदर तक जाइए, हल्के से पानी पिलाना, पूरा अंदर तक जाइए, जहां जाने से पूरा स्पाइक बंद हो जाता है। अगर नाड़ी नहीं दिख रहा है तो आगे पीछे नीचे ऊपर, आगे पीछे नीचे ऊपर, आगे पीछे नीचे ऊपर, ऐसा करके थोड़ी देर करोगे वो नाड़ी अपने आप आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। आगे पीछे उस नाड़ी के स्लाइड करना है। आगे स्लाइड करिए, पीछे स्लाइड करिए, बीच में आकर के नीचे जाइए, फिर ऊपर जाइए, आगे पीछे नीचे ऊपर, ऐसा करिए। ऐसा करने से आपको वह जो नाड़ी है वो दिखना शुरू हो जाएगा, उसका साइज पता चलेगा, वो नाड़ी का साइज कितना बड़ा है वो सब कुछ पता चलेगा, आपको वो सभी चीजें पता चल जाएगा। अब आपने क्या करना है, जन्म प्रकृति यानी कि एकदम डीप में अंदर जाने के बाद धीरे धीरे 3 उंगली को रिलीज करते हुए आइए। धीरे 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 3 उंगली को ऊपर उठाते हुए आना है, धीरे धीरे हल्का हल्का ऊपर उठाना है, धीरे धीरे ऊपर की ओर आना है इसको लेकर के। और ये देखना है कि किस उंगली के नीचे सबसे एंड में स्पाइक हुआ, सबसे अंत में किस उंगली के नीचे स्पाइक हुआ, बस इतना ध्यान देना है। सर इंडेक्स फिंगर के नीचे लगता है। हाँ, आप लोगों ने कई बार करना है, एक बार करने से नहीं होगा। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, कई बार करना है, कम से कम 3 बार करना है। पहले बार नीचे से ऊपर की ओर आए, मैंने देखा मेरे उंगली में जब मैं नीचे गया उसके बाद धीरे धीरे आ रहा हूँ और मेरे कुछ उंगलियों में स्पाइक हो रहा है और स्पाइक बदल रहा है।
अभी थोड़ी देर पहले मेरे मिडिल फिंगर में लग रहा था, अब लगना बंद हो गया, अब मेरे रिंग फिंगर में लग रहा है। करते करते जो स्पाइक हो रहा है उसके एंड तक मैं आऊंगा, वहां तक ऊपर आऊंगा जहां स्पाइक लगना बंद हो जाएगा। जहां स्पाइक लगना बंद हो जाए वहां आकर के फिर थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, जहां से फिर मुझे स्पाइक दिखना शुरू करेगा। उसको मैंने एक बार नोट किया, फिर मैं दोबारा उसको नीचे जाऊंगा और धीरे 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 मैं ऊपर आऊंगा, नीचे जाऊंगा और धीरे 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 ऊपर आऊंगा। और फिर मैंने नोट किया कि थोड़ी देर पहले मुझे उस उंगली में दिख रहा था, अभी भी वही दिख रहा है। ऐसा 3 बार करूंगा और फिर 3 बार करने से फाइनली ये पता चलेगा कि मेरे इस उंगली में स्पाइक है। अगर आपको मिडिल फिंगर में स्पाइक है, इसका मतलब है आपके शरीर में इस वक्त पित्त से संबंधित दोष है। कुछ ऐसा आपके शरीर में हो रहा है जो जल और अग्नि महाभूत से संबंध रखता है और वो बढ़ा हुआ है। अगर इंडेक्स फिंगर में यह स्पाइक है तो इसका मतलब इस वक्त आपके शरीर में वायु और आकाश महाभूत के परमाणु ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर रिंग फिंगर में है तो कफ और जल और पृथ्वी महाभूत के परमाणु बढ़े हुए हैं। अगर कफ और वायु के उंगली में है तो आकाश, वायु, जल और पृथ्वी महाभूत अग्नि महाभूत के अपेक्षा ज्यादा बढ़ा हुआ है और अग्नि महाभूत के अपेक्षा उन सारे महाभूत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मेरा जो शरीर है वो वात कफ प्रधान व्याधि से ग्रसित है, ऐसा हमने सोचना है। इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, इसको आप लोग बार बार मनन करिए। अब कल पूरा जो दिन है आप लोगों ने अपने शरीर में और आपके आसपास के बहुत सारे लोग, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, अभी तो राखी का टाइम है, बहन भी आई होगी, रचिता जी के भाई भी होंगे, सबके नाड़ी चेक करो। कब करना है? कल सुबह उठने के तुरंत बाद, लेटरिन पेशाब सब कुछ होने के बाद। अच्छा एक चीज, चलो अभी सब दोष अभी हमने देखा नहीं है, ठीक है? तो अभी आज हम बस यहीं तक रहेंगे कि नीचे जाना है, उसके बाद धीरे 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 3 उंगली को बरोबर ऊपर की ओर ले आना है। कब तक ले आना है, कहाँ तक ले आना है? जहां ऊपर आने से स्पाइक बंद हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे वहां तक जाना है जहां दोबारा नाड़ी की जो गति है वो हमें दिखता है। बस वहां जाकर के ध्यान से देखना है किस उंगली में, जब एक उंगली में दिखा तो दूसरी उंगली में भी ध्यान देना कि उसी वक्त दूसरी उंगली में भी था क्या। अगर एक उंगली में स्पाइक हो रहा है तो एक दोषज व्याधि, अगर दोनों में है तो द्विदोषज व्याधि, अगर तीनों में है तो त्रिदोषज व्याधि। एक दोषज व्याधि, द्विदोषज व्याधि, त्रिदोषज व्याधि। एक दोषज यानी एक दोष के वजह से व्याधि, द्विदोषज यानी 2 दोषों के वजह से व्याधि, और त्रिदोषज माने तीनों ही दोष इसके बिगड़े हुए हैं। लेकिन अभी फाइनल नहीं करना इसको, अभी आप लोग प्रैक्टिस करो बस। अभी क्या करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से ही होगा। तो आज का हमारा